नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जिस कंटेंट पे टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है सिंध विजय और पंजाब विजय। ये सिंध विजय अरबों की नहीं, मुगलों की नहीं, बल्कि अंग्रेजों की है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और पंजाब विजय भी, जो ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने पंजाब पर विजय किया, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कंटेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल बीपीएससी पाठशाला विद चौहान पे आपको बीपीएससी, अदर पीसीएस और जो बिहार के अदर एग्जाम्स हैं, एसएससी, बिहार दरोगा, टीआरई, सचिवालय सहायक, जो भी एग्जाम्स हैं, और साथ में यूपीएससी के लिए जो जीएस के कंटेंट हैं उसकी प्री और मेंस की तैयारी साथ में कराई जाती है। हम सिर्फ कंटेंट पे चर्चा नहीं करते हैं, डिस्कशन नहीं करते, बल्कि जब लास्ट होने लगता है वीडियो, उससे पहले हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्री में और मेंस में, उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि इस टॉपिक की पूरी पढ़ाई एक ही जगह पे समाप्त हो जाए, आपको अलग से कहीं पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से, फैमिली में शेयर कीजिए और सबसे सब्सक्राइब करवाइए, यही मेरे लिए मोटिवेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंध विजय और पंजाब विजय। सबसे पहले सिंध विजय की बात करते हैं। जो अंतिम रूप से सिंध विजय हुआ था वो अगस्त 1843 में हुआ था, लेकिन उसके पहले क्या क्या घटनाएं घटी उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो एक मैंने छोटा सा पॉइंट्स यहाँ पे बनाया है, उसको मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। वो ये है कि जो ऑकलैंड है, 2-3 नाम आते हैं, आपको ध्यान रखना है सिंध विजय के बारे में जब भी पूछे प्री या मेंस में। एक तो लॉर्ड ऑकलैंड का नाम आएगा, एक लॉर्ड एलन बैरो का नाम आएगा, जो मेजर चार्ल्स नेपियर था जो लड़ा था उसके बारे में आएगा, उसने 2-3 लाइनें कही हैं, उसके बारे में आपको जानकारी रखनी जरूरी है। तो जो लॉर्ड ऑकलैंड थे वो त्रिपक्षीय संघर्ष से, त्रिपक्षीय संधि से जुड़े हुए थे, आपको मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में। लॉर्ड एलन बैरो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था जिस समय ये सिंध विजय पूरी तरह से हुई थी अंग्रेजों द्वारा, ठीक है। मेजर चार्ल्स नेपियर जो था, जनरल चार्ल्स नेपियर, वो कौन था? वो सिंध का पहला गवर्नर था और इसी ने लड़ाई लड़ी थी और इसी ने जीता था अंग्रेजों के लिए सिंध को, ठीक है। और नेपियर ने एक बात कही थी बाद में कि मैंने सिंध को हड़पा है। देखो, इन्होंने ये नहीं कहा जीता है, मैंने सिंध को हड़पा है, लेकिन हम इसका बहुत जल्द उपयोग करेंगे। और इस युद्ध को उसने अफगान तूफान की पूंछ की संज्ञा दी थी। किसने? जॉन नेपियर ने, और इसका नाम था जनरल चार्ल्स नेपियर, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें मैंने ऊपर में डाल दी हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, आपको ये ध्यान से देखना है। यहाँ मैंने एक स्थिति डाली है जो आपका अवस्थिति है सिंध की। तो यहाँ पे अफगानिस्तान है ऊपर में, उत्तर में, इस साइड में आपका इंडिया है और ईरान यहाँ पे दिख रहा है आपको, और ये है सिंध वाला इलाका, ठीक है। तो ये मैंने इसको रेड से डाला, दिखाया है, आपको एक बार पता होना चाहिए कि स्थिति कहाँ पे है जिसके बारे में बात हो रही है। तो ये सिंध है। अब हम आगे बात करते हैं कि सिंध विजय क्या था। तो सिंधों को विजय जो किया था इन्होंने, सबसे पहले जानने के लिए हमें जानना होगा कि ये आमिर कौन थे जिसको उन्होंने हराया था। कौन थे अमीर? तो तालपुर के अमीर कहलाते थे वो, और इनके बारे में चलिए जानकारी हासिल करते हैं। तो 1770 में बलूच कबीले तालपुरा सिंध में चले गए थे। जो बलूच कबीले थे वो तालपुरा सिंध में चले गए थे, और मीर फतह अली खान एक नाम आता है, जिसने कलहोरा शासकों से सत्ता छीन ली जो उस समय सिंध में थे, और इस तरह से तालपुर में वो अमीर कहलाए और फिर उनकी वंशावली आगे बढ़ती है। जो मीर फतह की मृत्यु हुई तो उसके बाद चार यार, उसके 4 भाई थे जो 4 यार कहलाते थे, उन्होंने शासन किया। लेकिन इन्होंने क्या किया, इसने सिंध को अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित कर दिया। विभाजन करने से क्या हो गया कि उन पर बाहर के जो राजनीतिक दबाव थे ब्रिटेन के खास करके, वो बढ़ने लगे, और अगर कोई बाहर से हमला करता तो उसके प्रति ये पूरा सिंध जो था वो चूंकि अब टुकड़ों में बिखर गया था, वो संवेदनशील बन गया था। तो तालपुरा सरदारों के बीच जो आंतरिक विभाजन था उसने बाहरी राजनीतिक दबाव एवं सैन्य हस्तक्षेप के प्रति संवेदनशील बना दिया था। किसको? सिंध को। तो ये तो एक कंटेंट है, आपको समझना है, मेंस लिखते समय आपको ये काम आएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जब हुआ था, आखिर अंग्रेजों को सिंध विजय की जरूरत क्यों पड़ी? तो जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेज अफगानिस्तान से बुरी तरह से हार गए थे, ठीक है। इससे उनकी प्रतिष्ठा को काफी गहरा धक्का पहुंचा था, और इसी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस करने के लिए और साथ में रूस और फ्रांस के संभावित आक्रमणों से भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए अंग्रेजों ने सिंध पर कब्जा करने की योजना बनाई। अब देखिए यहाँ पे जो एक लाइन लिखा है किताबों में कि भारत की उत्तर पश्चिम सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए अंग्रेजों को क्या पड़ी थी? भारत के नॉर्थ वेस्ट को सुरक्षित करने की इसलिए पड़ी थी क्योंकि अब ये व्यापार करने के लिए पूरी तरह से फैल चुके थे। आप देखो 1843, 41, 42 की बात हो रही है ना, पूरी तरह से फैल चुके थे। तो अब अगर बाहर की कोई शक्ति आती तो इनको लॉस होता व्यापार में, बस ये था कारण। इनको कोई मतलब नहीं था हमारे देश की रक्षा करने से।
दूसरा, इतिहासकारों के अनुसार यह ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा किए गए सबसे अनैतिक और साम्राज्यवादी कब्जों में से एक था। अनैतिक क्यों था? क्योंकि देखिए यहाँ पे नेपियर जिसने जीता था उसने क्या कहा था, मैंने सिंध को हड़पा है, ये नहीं कहा था मैंने सिंध को जीता है। तो इनको पता था कि ये जो भी कर रहे हैं वो अनैतिक रूप से कर रहे हैं, चाहे सहायक संधि थोपने की बात कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हो। तो इतिहासकार जो उस समय थे उन्होंने भी ऐसा ही कहा कि यह ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा किए गए सबसे अनैतिक और साम्राज्यवादी कब्जों में से एक था। कौन सा? सिंध विजय। ठीक है। ब्रिटिशों ने सिंध क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेने का निर्णय लिया। मियानी और डुबो की लड़ाइयों में, ये मियानी की लड़ाई जो है, ये जो मियानी की लड़ाई है यही लड़ा था नेपियर में इसने। ठीक है, आगे मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा आपको। और डुबो की लड़ाइयों में बलूच अमीरों को हराया और सिंध पर ब्रिटिश भारत में विलय कर लिया। तो ये मैंने आपको फर्स्ट पेज में से समझा दिया है कि ये इसमें कौन कौन से लोगों का योगदान था और तारपुर के अमीर क्या थे और किस तरह से इन्होंने सिंध को हड़पा था और ये अनैतिक था। अब आगे देखते हैं डिटेल में कि सिंध विजय पढ़ते समय प्री और मेंस में कहाँ से आएंगे और कैसे आपको इन प्रश्नों की तैयारी करनी है। तो पूरे सिंध विजय को मैंने कुछ 8-10 पॉइंट्स में बांट दिया है। आप इस 8-10 पॉइंट को 5-6 बार पढ़ लीजिएगा, कहीं से प्रश्न आएगा, आपसे मिस नहीं होगा। तो सबसे पहले ऑकलैंड आता है। ठीक है, तो ऑकलैंड क्या करता है, उसकी शुरुआत में चाल चलता है। उसकी शुरुआती चालों ने सिंध के ब्रिटिश विलय की नींव रख दी थी, जिसे उनके कार्यकाल की समाप्ति के कुछ ही समय बाद और 1843 में अंतिम रूप दे दिया। बाद में बदल जाएगा, ऑकलैंड के बाद जो आएगा गवर्नर जनरल उसने ये काम किया और वो था एलन बरो। ठीक है, तो 809 से 832 की संधियां के बारे में जान लेते हैं। तो अंग्रेजों ने सिंध के अमीरों के साथ 809 से 1832 तक 1809 से 1832 तक जो संधियां की उनको शाश्वत मित्रता की संधि का नाम दिया था। ठीक है, एक पॉइंट आता है 1838 की त्रिपक्षीय संधि, ये ऑकलैंड वाली बात आएगी फिर से। तो लॉर्ड ऑकलैंड ने सिख शासक महाराजा रंजीत सिंह और निर्वासित अफगान राजा शाह सुजा के साथ त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे। वो आंग्ल मराठा और आंग्ल मैसूर वाले में भी इससे हमने कुछ जोड़ के पढ़ाया था, वो आप उसको दोबारा से वीडियो देखिएगा, इससे पिछला वाला वो वीडियो है। ठीक है, दूसरा है कि शाह सुजा ने औपचारिक रूप से सिंध पर अपने क्षेत्रीय दावों को त्याग दिया था और ब्रिटिश हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त हो गया था। ये सब तथ्य हैं जो सिंध विजय के बारे में आपको पढ़ना है। अब आता है एक संधि, वो है 1839 की सहायक संधि। अफगानिस्तान पर नियोजित आक्रमण के लिए लॉर्ड ऑकलैंड ने सिंधु नदी पर सेना भेजी और सिंधु के तालपुर अमीरों को फरवरी 1839 में एक संधि हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। तो ये जो था वो था 1839 का घटना। ठीक है, 43 में क्या होता है, जब ये लड़ना चाहते हैं तो लॉर्ड एलनबरो के समय में सिंध के गवर्नर सर चार्ल्स नेपियर को सिंध भेजा गया और इसने वहां अमीरों को हरा दिया पूरी तरह से और आगे बढ़ता है। जब आगे बढ़ता है तो वो मियानी की लड़ाई लड़ता है और मियानी की लड़ाई लड़ी जाती है 17 फरवरी 1843 को और इसमें सर चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने सिंध के अमीरों को पराजित कर दिया और वो जीत जाते हैं और सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया जाता है। जो विलय किया जाता है वो क्या था, अगस्त 1843 में लड़ाई हुई थी 17 फरवरी 1843 में। दोनों काम 1843 में हुआ था, लेकिन अगर आपको विलय की बात आए तो अगस्त 43 आपको याद रखना है और लड़ाई की बात आए तो फरवरी 1843 आपको याद रखना है। कौन बंदा था अंग्रेज की तरफ से, वो था सर चार्ल्स नेपियर। ठीक है, 1847 में सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना दिया गया था। 4 साल के बाद जब सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया पूरी तरह से, उसके 4 साल बाद 1847 में सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना दिया गया था। इस तरह से हमने अंग्रेजों की सिंध को पूरी तरह से समझ लिया। अब अंग्रेजों की पंजाब विलय की बात करते हैं। इसमें हम जो 3 प्रमुख लोगों के बारे में जानेंगे वो है महाराजा रंजीत सिंह, रानी जिंदाल और महाराजा दिलीप सिंह। जो महाराजा रंजीत सिंह थे उनके जीते जी अंग्रेज पंजाब में घुस नहीं सके, उसका कारण मैं बताऊंगा आपको। राणा जिंदाल अंत में जब लड़ाई हो रही थी तो ये सेनानायक थे एक तरह से सिखों की तरफ से, और इन्हीं के बेटे थे महाराजा दिलीप सिंह। तो ये सबसे छोटी रानी थी रंजीत सिंह की, जिनके बेटे थे महाराजा दिलीप सिंह, जिनको बाद में निर्वासित करके इंग्लैंड भेज दिया गया। कहानी है कि रानी जिंदाल को भी पेंशन देके बनारस में रहने बोला गया था, लेकिन फिर वो वहाँ से निकल जाती हैं किसी की सहायता से और वो फिर काफ़ी दिनों बाद फिर दिलीप सिंह से जाके मिलती है इंग्लैंड में, वहीं उनकी मृत्यु होती है। तो ये तो कहानी है, ये मैं यहाँ पर नहीं पढ़ाऊँगा आपको, लेकिन जो कंटेंट है जहाँ से एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं वो मैं आपको जरूर बताऊँगा। तो आइए पढ़ते हैं पंजाब विजय, जो 29 मार्च 1849 को पूरा हुआ था अंग्रेजों के द्वारा।
तो 1849 से कुछ पहले की घटनाओं पर पहले गौर करते हैं। तो पहले रंजीत सिंह के बारे में पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो रंजीत सिंह जी का जन्म जो है, महाराजा रंजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 को हुआ था। उस समय सिखों में टोटल 12 महत्वपूर्ण मिसलें थी, और जो रंजीत सिंह थे वो शुक्रचकिया मिसल के नेता थे, एक महान सिंह नेता थे, उनके पुत्र थे। मतलब रंजीत सिंह जो थे वो शुक्रचकिया मिसल के थे, और शुक्रचकिया मिसल के ही नेता थे महान सिंह, उनके ये बेटे थे। रंजीत सिंह ने एक क्रूर नीति अपनाई थी, रक्त और लौह की नीति विकसित की थी, जिसके तहत उन्होंने मध्य पंजाब में अपने लिए एक राज्य स्थापित किया, और अंग्रेजों की पंजाब पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं हुई। ये लाइन मैंने इसलिए लिखा है, आप लिखना मेंस में अगर आता है लिखने के लिए, कि जब तक रंजीत सिंह जिंदा रहे तब तक अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि वो पंजाब पर आक्रमण करे। ठीक है, अब हम देखते हैं अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि के दो पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि अमृतसर की संधि में सतलज नदी को सीमा बना लिया गया, और उस कहा गया कि आप सतलज नदी के एक तरफ रंजीत सिंह का शासन होगा, दूसरी तरफ ब्रिटिश का शासन होगा, और कोई दोनों में किसी की भी सेना उस नदी को पार नहीं करेगी। अगर पार करेगी तो उल्लंघन मान जाएगा और लड़ाई होगी। तो और दूसरा ये था कि जहां रंजीत सिंह चाहते थे कि सतलज उसके आसपास पूरा क्षेत्र उनके राज्य में आ जाए, तो वो इस संधि के होने से उनका जो है वो इच्छा इसको नकार दिया गया था। तो अमृतसर की संधि जो हुई है 1809 में, वो इस संधि में रंजीत सिंह की लंबे समय से चली आ रही इच्छा को नकार दिया गया, जिसके तहत वो सतलुज नदी को अपने राज्य और कंपनी के बीच की सीमा के रूप में स्वीकार करके संपूर्ण सिख आबादी पर अपना अधिकार बढ़ाना चाहते थे। वो चाहते थे उसके आसपास का पूरा क्षेत्र उनके पास हो, लेकिन इसको सीमा बना दिया गया। आगे चलते हैं, जो आपको पढ़ना है इसमें सिख युद्ध में, उसमें प्रथम आंग्ल सिख युद्ध पढ़ेंगे, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध पढ़ेंगे, और लास्ट में पंजाब का विलय पढ़ लेंगे। तो कारण से हम समझते हैं कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध क्यों हुआ। तो एक तो कब हुआ, 1845-46 में हुआ। क्यों हुआ, तो पहला कारण क्या था कि 11 दिसंबर 1845 को सिख सेना द्वारा सतलज नदी पार करने की कार्रवाई को बताया गया। पहला कारण, अंग्रेजों ने बोला कि आपने अमृतसर की संधि का विरोध किया है, आपने सतलज नदी की सीमा को लांघा है, तो हम अब लड़ाई करेंगे। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ था, तो इसके लिए मैंने एक कारण और बताया आपको कि रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता आ गई, जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया और अंग्रेजों ने सिख सेना को हरा दिया। और जब ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है, उसके बाद लाहौर की संधि होती है 1846 में, पंजाब से जम्मू कश्मीर छीन लिया जाता है और सिखों पर भारी हर्जाना लगाया जाता है, और यही कारण बन जाएगा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का। तो जिस समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ 1846 में, तो उसी समय लाहौर की संधि हुई, और उसी समय एक और संधि हुई दिसंबर में, वो संधि थी भैरवाल की संधि। तो आपको ध्यान रखना है कि पहला जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ उसमें एक नहीं दो संधियां हुई, दोनों 1846 में हुई। पहली थी लाहौर की संधि और दूसरी थी भैरवाल की संधि। ठीक है, अब आते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध पढ़ते हैं, जो 1848 से 49 में हुआ था। देखिए 46 में संधि हो गई, 2 साल तक कुछ नहीं हो रहा है। 48 में क्या हुआ, पहला कारण, सिखों के लिए लाहौर और भैरवाल की संधियों की जो शर्तें थी वो बहुत ही अपमानजनक थी। साथ ही साथ पहले एंग्लो सिख युद्ध में जो सिखों की पराजय हुई थी वो भी उनके लिए एक बेइज्जती जैसी थी, अपमानजनक था, इसलिए भी दूसरा युद्ध लड़ना उनके लिए असंभावी हो गया। दूसरा कारण क्या है, एक थी रानी जिंदान, जिसका मैंने अभी आपको बताया। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान ये जो थे सिखों के, ये नेतृत्व किया था इन्होंने प्रथम वाले में, जो जिसमें हार गए थे ये लोग। ठीक है, तो सिख साम्राज्य के संस्थापक जो महाराजा रंजीत सिंह थे, उनकी अंतिम और सबसे छोटी पत्नी थी रानी जिंदान, और साम्राज्य के अंतिम शासक जो महाराजा दिलीप सिंह की हैं, उनकी माता थी। इनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था, जिससे सिखों का आक्रोश और बढ़ गया था। इनको पेंशन भोगी बनाकर बनारस भेज दिया गया था, आप यहीं पे रहोगे, और उन्हें बदनाम करने के लिए अंग्रेजों ने उन्हें पंजाब की मेसलिना कहते हैं रोमन की नारी को, ठीक है, कहा गया था। अब मेसलिना के बारे में आपको जानकारी देने की जरूरत नहीं है, आप कभी पढ़ोगे रोम साम्राज्य तो आप वहाँ पे पढ़ लेना रोमन साम्राज्य में। ठीक है, आपको ये समझना है कि किस नाम से उनको पुकारा गया, जिससे उनको बदनाम किया जाता था। तो वो थी पंजाब की मेसलिना, और मेसलिना की कौन थी, रोमन नारी थी। ठीक है, तो ये जो उनको पेंशन दिया गया जबरदस्ती और बोला गया बनारस में ही रहो, जबकि वो उनकी सेना नायक थी पहले वाले आंग्ल सिख युद्ध में, इससे सिख लोग बहुत गुस्से में थे। दूसरा, लाहौर और भैरवाल की संधि जो थी उसकी जो शर्तें थी वो बड़ी अपमानजनक थी, उससे भी गुस्से में थे, और अंत में जाके ये लड़ाई लड़ते हैं। तो लड़ाई लड़ने पे क्या होता है कि रामनगर में लड़ाई होती है, और जो जनरल था अंग्रेजों की तरफ से वो था सर ड्यू गाफ, वहां पे वो हराता है सिखों को। दूसरी बात, चिल्हनवाला और गुजरात की लड़ाइयों में भी अंग्रेज जीत जाते हैं सिखों से वहां पे, और सिख सेना ने रावलपिंडी में आत्मसमर्पण कर दिया। तो सिख सेना जब हार जाती है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, तो जहां आत्मसमर्पण करती है वो है रावलपिंडी। ठीक है, अभी वो पाकिस्तान में है, लाहौर भी उस समय ही था, वो भी पाकिस्तान में है। ठीक
ठीक है। अब पंजाब का विलय, जब हार जाते हैं तो विलय होगा, ठीक है। तो 29 मार्च 1849 को पंजाब का विलय होता है। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी ने सिख साम्राज्य का अंत कर दिया। जिसमें विलय हुआ उसमें गवर्नर कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। महाराजा दिलीप सिंह को पेंशन देकर ब्रिटेन भेज दिया गया और पंजाब को सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया गया तथा सर जॉन लॉरेंस को इसका पहला मुख्य आयुक्त नियुक्त किया गया। इस तरह से हम आंग्ल सिख युद्ध को पढ़ते हैं, पहले, दूसरे और पंजाब विलय के रूप में। अब आगे हमें प्री और मेंस के प्रश्न को पढ़ना है। तो पहला जो प्रश्न है प्री का वो है, सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ था? 1843 में। सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एलन बैरो। सिंध की बात हो रही है, फिर पंजाब की बात आएगी। ब्रिटिश सेनापतियों के नाम बताइए जिसने सिंध के अमीरों को हराकर सिंध का विलय किया था। सर चार्ल्स नेपियर। सब प्रश्न पूछा गया है, मैंने आपको बता दिया है पीछे। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में या कार्यकाल में पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? लॉर्ड डलहौजी। पंजाब आ गया, आप सिंध अलग एलन बैरो था, ये पंजाब आ गया, ठीक है। पहला आंग्ल सिख युद्ध कब लड़ा गया? 45-46 में। दूसरा कब लड़ा गया आपको? और पंजाब का विलय किस संधि के तहत किया गया? तो कहा गया मार्च 1849 की विलय घोषणा के तहत, ठीक है। लाहौर वाली संधि तो हुई थी, अमृतसर वाली संधि तो हुई थी उनके साथ, रणजीत सिंह के साथ। इसका इससे कोई मतलब नहीं सिख युद्ध से। लाहौर की संधि हुई थी पहला सिख युद्ध में, है ना, और भारवाल की संधि, और जो मार्च 1849 में विलय की घोषणा हुई थी उसके तहत इनको मिलाया गया था। अब आगे चलते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने किस वर्ष अंग्रेजों के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? 1809 में। बी है आंसर। इनमें से कौन सा कालानुक्रम है जो ब्रिटिश कैसे कैसे विजय किए उसके बारे में है? तो पहले मैसूर किए, फिर सिंध किए, फिर पंजाब किए। पहले मैसूर, फिर सिंध, फिर पंजाब, इस तरह से, ठीक है। हमने पढ़ा भी है, पहले मैसूर, फिर मराठा पढ़ा था, फिर सिंध, फिर पंजाब, ठीक है। अब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति किस संधि के माध्यम से हुई थी? तो लाहौर की संधि। यही अपमानजनक थी, इसलिए बाद में फिर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। अब जो मेंस में प्रश्न आते हैं उसके लिए है, यहाँ पे एक है, सिंध पर अंग्रेजों का विजय प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के क्या एक राजनीतिक और नैतिक अनुवर्ती था, है ना। टिप्पणी कीजिए। यहाँ मैंने देखिए टिप्पणी कीजिए, चर्चा कीजिए, विश्लेषण कीजिए, क्यों आवश्यक हो गया था, फिर चर्चा कीजिए, फिर परीक्षण कीजिए, मूल्यांकन, वर्णन, कारण। आपको प्रश्नों के इस पोर्शन पे बिल्कुल ध्यान देना है। पता चला पूछ कुछ और रहा है, मेंस का आंसर राइटिंग कर रहा है और कुछ और ही लिखा है। तो जहाँ टिप्पणी करना है वहाँ टिप्पणी जैसा लिखना है। टिप्पणी कैसे की जाती है मैं अलग से किसी वीडियो में आपको समझा दूंगा। टिप्पणी का मतलब क्या होता है, चर्चा का मतलब क्या होता है, विश्लेषण का मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ा के लिखना है। यहाँ पे क्यों आवश्यक हो गया, कारण बताना है, ठीक है। परीक्षण कीजिए मतलब आपको तुलना करनी है, संतुलनात्मक तुलना करनी है, समालोचना करनी है। मूल्यांकन करना है, इसमें भी आपको पूरी तरह से अंदर डेप्थ में जाके लिखना है। वर्णन करना है मतलब विस्तार से लिखना है, और कारण और परिणाम तो आप समझ में आता है। तो मैंने प्रश्नों को इस तरह से समझाया है कि आप जब भी आप ये कंटेंट पढ़ोगे तो आप इन सब प्रश्नों का आंसर राइटिंग करने का प्रैक्टिस कीजिएगा। वैसे मैं बाद में इनके आंसर राइटिंग में आपको कराऊंगा मेन प्रश्नों के। अभी हम पहले कंटेंट पे ध्यान देते हैं और अपने सिलेबस को पूरा करते हैं। ये मैं प्री मेंस के प्रश्न इसलिए देता हूँ कि आप साथ में प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने जो पढ़ा उससे प्रश्न आते भी हैं या नहीं। तो आप यहाँ से जान जाओगे कि प्रश्न जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी तरह से प्रश्न आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमने क्या किया है मैंने कि आंग्ल मैसूर आंग्ल मराठा जो मैंने लास्ट वीडियो पढ़ाया था उसमें मैंने कहा था कि जब हम पंजाब और सिंध पढ़ाएंगे उसमें आपको ऑब्जेक्टिव और मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवा देंगे, क्योंकि उसमें वीडियो बड़ा हो रहा था तो मैं उसमें वो नहीं कराना चाह रहा था। तो आंग्ल मैसूर और आंग्ल मराठा युद्ध से जो प्रश्न प्री में पूछे गए हैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो इनमें से कोई नहीं था, ना क्लाइव था, ना वलीजी था, कॉर्नवालिस था। उस समय था लॉर्ड वेरेल्ट, जबकि मद्रास प्रेसिडेंसी स्वतंत्र थी। तो बंगाल गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेरेल्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। आप पढ़ लेना वो वीडियो, उसमें सब जानकारी है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो वो था मंगलोर की संधि। तृतीय आंग्ल विश्व युद्ध समाप्त करने वाले श्रीरंगपट्टम की संधि किनके बीच हुई थी? कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष और किस युद्ध में हुई थी? 1799 में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। ये मैंने पीछे पढ़ाया हुआ है लास्ट वीडियो में, आप उसको बढ़िया से पढ़िएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? सालवाई की संधि। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के समय में ट्रीटी ऑफ बेसीन या बसीन पर हस्ताक्षर हुए थे? लॉर्ड वेलेजली। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 का परिणाम क्या हुआ था? तो सभी परिणाम हुए थे इनमें से, मतलब मराठा साम्राज्य पूरी तरह से विलय हो गया। उसके बाद
पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने को पेंशन बिठूर भेज दिया गया और पेशवा क्षेत्र को बम्पर प्रेसिडेंसी में मिला लिया गया। ये सभी घटनाएं घटी थी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में। होते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के दौरान किसने अंग्रेजों के साथ बसीन की संधि की थी? वो थे बाजीराव द्वितीय। ठीक है, अब जो मेंस में प्रश्न आएंगे आंग्ल मैसूर और आंग्ल मराठा, उसके बारे में जान लेते हैं एक बार। तो मैसूर को ब्रिटिश अधिपत्य के लिए मराठों की तुलना में अधिक खतरा क्यों माना जाता था? क्या आपको लगता है कि टीपू सुल्तान का दृष्टिकोण ही उसका विनाश बन गया था? इसमें आपको लिखना है कि जो कि फ्रांसीसियों की मदद ले रहे थे ये, इसलिए ये मराठों की तुलना में ज्यादा खतरनाक थे। मराठे कहीं ना कहीं अंग्रेजों से जुड़े हुए थे किसी किसी जगह पे, है ना, तो इसलिए भी ज्यादा खतरनाक थे मैसूर। तो ये सब आप मैं जो पढ़ाया है उसमें से आप ध्यान से लिखिएगा। इसमें मैंने क्यों, परीक्षण, देखिए यहाँ पर क्यों है, यहाँ भी मैंने क्यों, एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको। यहाँ मैंने क्यों डाला है, यहाँ परीक्षण डाला है ना, ये देखिए परीक्षण, प्रश्न में परिणाम क्या हुए, फिर से टिप्पणी आता है, फिर क्यों आता है। तो आपको इन सारे सेक्शन पे मेंस के प्रश्नों पर ध्यान देना है और आपको आंसर लिखना है। दूसरा प्रश्न था तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की परिस्थितियों का परीक्षण कीजिए, क्या लॉर्ड कॉर्नवालिस इससे बच सकता था? तो जो आप कंटेंट पढ़ोगे, जो मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया है, उसमें मैंने इसके समझाने की प्रयास किया है कि किस तरह से आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया, क्यों लड़ा गया, क्या कारण थे, क्या परिणाम हुआ, कौन गवर्नर जनरल थे, उनकी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस किसी बात सुनता नहीं था, वो सब मैंने उसमें बताया है। तो आप वहाँ से पढ़ के इसका आंसर देने का प्रयत्न कीजिएगा। दोस्तों हमने आज सिख और पंजाब पढ़ लिया, पहले आंग्ल मैसूर और आंग्ल मराठा पढ़ लिया था। अगले वीडियो में हम प्रमुख नागरिक विद्रोह जो हुए थे इंडिया में वो पढ़ेंगे, किसान आंदोलन की बात करेंगे। मुख्य रूप से ये चीजें होंगी अब स्टार्ट होंगी वो 1857 के विद्रोह से पहले जो परिस्थितियां देश में बन रही थी उसके बारे में होगी। तो उसके बारे में जानने के लिए हमें नागरिक विद्रोह पढ़ना है, किसान आंदोलन पढ़ना है और भी कई चीजें पढ़नी है। उसके बाद हम 1857 के विद्रोह की तरफ चलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है। आपका अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप 20-21 मिनट की वीडियो है, 2-3 बार देखिए। प्रश्न प्री और मेंस में कहीं से भी आएगा, किसी भी एग्जाम के लिए आएगा, कहीं भी नहीं जाना आपसे बच के, आप उसको बना पाओगे बड़े आराम से। तो दोस्तों चैनल का नाम बीपीएससी पाठशाला विद चौहान है। आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। और मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा प्री और मेंस का, आईएएस का, पीसीएस का, सभी जो भी है जीएस बेस्ड जितना ऐसा पढ़ाऊंगा। तो आपको इससे जुड़े रहना है और उसका फायदा उठाना है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। मस्त।